और युद्ध के क्षेत्र से कुर्स्क से बड़ी जानकारी आ रही है। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूस को बड़ी चोट पहुंचाई है और एक्सपर्ट समेत तमाम जानकार ये मान रहे हैं कि किसी भी वक्त पुतिन बड़ा पलटवार कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पुतिन इंतकाम लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और शायद इसकी पटकथा लिखी भी जा चुकी है, वो भी चीन के साथ मिलकर, क्योंकि पुतिन ने चीन के पीएम से अचानक मुलाकात की है। तो वहीं कल वो चेचनिया लड़ाकों के प्रमुख कादिरोव रमजान से मिले थे। माना यह जा रहा है कि कुर्स्क में चेचनिया के लड़ाकों पर पुतिन भरोसा जता सकते हैं और कुर्स्क आजादी का ऑर्डर भी दिया जा सकता है। मगर इन सब के बीच यूक्रेनी खेमे के लिए चिंता की खबर भी है। डोनेत्स्क में यूक्रेनी सेना डर के साए में है। यही वजह है कि कुछ यूक्रेनी सैनिकों ने जंग लड़ने से ही मना कर दिया है। इस बीच जानकारी बड़ी ये भी मिल रही है कि चीन के पीएम ली कियांग से मुलाकात हुई है पुतिन की। अपने आप में एक बड़ी और अहम जानकारी है। कुर्स्क अटैक के बीच इस मुलाकात की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्रेमलिन में हुई है दोनों के बीच मुलाकात। तो पुतिन ने चीन के प्रधानमंत्री से अहम मुलाकात की है क्रेमलिन में। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। युद्ध चल रहा है एक तरफ कुर्स्क में भीषण, और ऐसे में ये मुलाकात और इसके मायने बहुत ज्यादा निकाले जा रहे हैं। इससे पहले रमजान कादिरोव से भी पुतिन ने मुलाकात की थी और अब चीन के पीएम ली कियांग से भी मुलाकात की है। तो चीन के पीएम ली कियांग से मुलाकात हुई है, लेकिन इससे पहले रमजान कादिरोव से मुलाकात हुई थी पुतिन की। आखिर क्यों हो रही है ये मुलाकात? माना जा रहा है कि इन दोनों मुलाकातों का मकसद दरअसल एक ही है, और वो है कुर्स्क में यूक्रेन को शिकस्त देकर यूक्रेन की तरफ से कब्जाए गए इलाकों को फिर से हासिल करना। यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार जल्द ही हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल इसके 5 बड़े संकेत मिले हैं। सबसे पहला संकेत यह है कि 2 दिन में पुतिन की 2 बड़ी मुलाकातें हुई हैं। पहले रमजान कादिरोव से मुलाकात हुई पुतिन की, उसके बाद अब चीन के प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। चीन से नो लिमिट दोस्ती वाला साथ देखने को मिल रहा है। बदले का ऐलान भी पहले ही कर चुके हैं पुतिन। ऐसे में रमजान कादिरोव और चीन के प्रधानमंत्री से मुलाकात करना कई संकेतों में ये बयान कर रहा है कि पुतिन जल्द ही बदला लेंगे। कुर्स्क में यूक्रेन लगातार लेकिन तबाही मचा रहा है। ऐसे में क्रेमलिन ने यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क से पीछे धकेलने का एक नया प्लान तैयार कर लिया है। पुतिन के नए प्लान से न सिर्फ कुर्स्क से यूक्रेन का कब्जा हट सकता है, बल्कि यूक्रेन को इस हिमाकत की भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुर्स्क से यूक्रेन को खदेड़ने का प्लान पुतिन ने चेचनिया जाकर बनाया है। हर रोज कुर्स्क पर यूक्रेन का शिकंजा कसता जा रहा है। हर रोज तबाही का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या कुर्स्क पुतिन के हाथ से निकल जाएगा? क्या कुर्स्क पर यूक्रेनी ध्वज ही लहराएगा? कुर्स्क को लेकर पुतिन की चिंता बढ़ने लगी है, लेकिन पुतिन पसोपेश में है कि पहले कुर्स्क बचाएं या लुहांस्क डोनेत्स्क को। दरअसल पुतिन लुहांस्क डोनेत्स्क से अपनी सेना नहीं हटाना चाहते हैं, क्योंकि रूसी सेना हटते ही यूक्रेनी फौज डोनबास पर कब्जा कर लेगी। लेकिन पुतिन तो पुतिन है, इसीलिए नेटो भी कहता है कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई नहीं जान सकता। कुर्स्क का क्या होगा, इस सवाल का जवाब इन तस्वीरों में है। कुर्स्क में कोहराम मचा है और पुतिन चेचनिया दौरे पर जा पहुंचे। पुतिन की यह सरप्राइज विजिट थी। इस दौरे पर रमजान कादिरोव ने पुतिन का जबरदस्त स्वागत किया। रमजान कादिरोव के अलावा चेचनिया आर्मी चीफ और दूसरे सीनियर कमांडर मौजूद थे। पुतिन को हथियार दिखाए गए जिनका इस्तेमाल चेचन लड़ाके स्पेशल ऑपरेशन के लिए करते हैं। चेचनिया में पुतिन की सरप्राइज विजिट में एक राज छिपा है। वो राज है आखिर कैसे पुतिन कुर्स्क से यूक्रेनी फौज को खदेड़ देंगे। चेचनिया दौरे पर डील हुई है कि कुर्स्क में चेचन लड़ाके यूक्रेनी सैनिकों से लड़ेंगे और उन्हें कमांड क्रेमलिन से मिलती रहेगी।
यानी पुतिन ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तरफ रूसी फौज लुहांस्क और डोनेत्स्क नहीं छोड़ेगी, दूसरी तरफ कुर्स्क में भी रूस फिर से अपना ध्वज लहरा पाएगा। इसका ऐलान पुतिन ने चेचनिया में कर दिया। एक कमांडर के जोश और फैसलों का उसकी फौज पर कितना असर होता है वो इसी से समझ सकते हैं। जैसे ही पुतिन ने चेचनिया से ऐलान किया कि कुर्स्क से यूक्रेनी फौज को मार भगाएंगे, वैसे ही रूसी फौज ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले। रूसी वायुसेना ने यूक्रेन में घुसकर भारी तबाही मचाई। कुर्स्क पर हमले की तैयारी कर रहे यूक्रेनी फाइटर जेट्स उड़ान ही नहीं भर पाए, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के कई एयरबेस पर जबरदस्त बमबारी कर दी। हालात ऐसे हैं कि पुतिन के फैसले के बाद से सूबी से 45,000 लोग निकाले जा रहे हैं, जबकि ऐसा ही खौफ रूसी बॉर्डर के पास पड़ने वाले यूक्रेनी इलाकों में है। कभी भी कहीं भी रूसी विमान बारूदी जलजला ला सकते हैं। न सिर्फ कुर्स्क बल्कि यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर भी रूस अब कारपेट बॉम्बिंग करने की प्लानिंग कर रहा है। पुतिन की नई स्ट्रैटेजी के मुताबिक अब कुर्स्क समेत हर उस इलाके में फुल स्केल हमले शुरू किए जाएंगे जहां जहां रूस पर हमला हुआ है और जहां से हमले के लिए बारूद पहुंच रहा है। ऑपरेशन को शुरू करने की वजह है कुर्स्क से रूसी लोगों का विस्थापन। एक बार विस्थापन का काम पूरा हो गया तो रूस ऑपरेशन तेज कर देगा। विस्थापन का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि आज रात रूस जबरदस्त हमला कर सकता है। रूस के निशाने पर वो इलाके आ सकते हैं जो रूसी बॉर्डर से लगे हैं। हालांकि रूस ने कुछ घंटे पहले इस ऑपरेशन का ट्रेलर भी दिखाया। ये कुर्स्क में यूक्रेनी मिलिट्री व्हीकल को खाक करने की तस्वीरें हैं। रूस ने Mi-28 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से यह हमला किया था, जिसके बाद यूक्रेनी सैनिक वहां से भाग गए। इसके अलावा रूस ने कई यूक्रेनी पोस्ट भी तबाह कर डाली। अभी रूस हेलीकॉप्टर से हमला कर रहा है। जमीन पर जंग करने से इसलिए बच रहा है जिससे सैनिकों को कम नुकसान हो, क्योंकि कुर्स्क में रूसी सैनिक बेहद कम संख्या में है। कुर्स्क में अभी भी यूक्रेनी फौज हावी है। वो लगातार रूसी सैनिकों पर भारी पड़ रही है। इस वीडियो में देखिए, कुर्स्क में ही यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के T-90M टैंक पर कब्जा कर लिया और इसे यहां से यूक्रेन ले जा रहे हैं। यह कुर्स्क का नक्शा है। इसके लाल वाले हिस्से में रूस का कब्जा है, जबकि हरे रंग वाले हिस्से पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। अब वो आगे की तरफ बढ़ रही है। इसमें नीला वाला हिस्सा यूक्रेन है। यहीं से यूक्रेनी सैनिकों ने घुसपैठ की है। कुर्स्क में आगे बढ़ते हुए यूक्रेनी सैनिक रूस की हर एक चीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुर्स्क में लगी एक लेनिन की मूर्ति भी तोड़ डाली गई। इस पूरे इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। कुर्स्क में यूक्रेन की हिमाकत का बदला रूस यूक्रेन में तबाही मचाकर ले रहा है। टेर्नोपिल में एक वेपन फैक्ट्री को रूस ने ड्रोन से उड़ा दिया। हमले के लिए रूस ने शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस तरह के कई हमले रूस ने कुछ घंटे पहले किए, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है। कुर्स्क का असली बदला अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
आपको बता दें, रोस्तोव में रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पर यूक्रेन ने बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन ने S-300 पर ड्रोन से अटैक किया है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद S-300 में आग लग गई। रोस्तोव की सुरक्षा में तैनात था S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। एक और बड़ी खबर यह कि यूक्रेन के हमले में रूसी सैनिक ढेर हो गए हैं। यूक्रेन की 116वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने हमला किया है। अभद्र इशारे करने पर रूसी सैनिक को मारा गया है। देखिए किस तरह से, ये देखिए, ये रूसी सैनिक अभद्र इशारे कर रहा था और इसके ऊपर सीधा हमला कर दिया गया। ये तस्वीरें रोस्तोव की हैं। रोस्तोव में मैकेनाइज्ड ब्रिगेड पर हमला किया गया। यूक्रेन की 116वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने बड़ा हमला किया और रूसी सैनिकों को किस तरह से निशाना बनाया गया, देखिए। इस बीच ब्रियांस्क में यूक्रेन का अटैक नाकाम रहा है। क्लिमोव्स्की में यूक्रेनी सेना का हमला नाकाम हुआ है। रूस का दावा है कि यूक्रेन को इसमें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने जो हमला किया वो नाकाम रहा। रूस ये दावा कर रहा है कि यहां पर यूक्रेन के हमले को उसने नाकाम कर दिया। यूक्रेन हमला करने में कामयाब नहीं हो सका। मारिनोवका में धधक रहा है रूसी एयरबेस। वोल्गोरोद इलाके में रूसी एयरबेस जल रहा है। यूक्रेन के हमले में तबाह हुआ है रूसी बेस। देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। ये रूसी एयरबेस की तस्वीरें हैं। वोल्गोरोद में रूसी एयरबेस पर यूक्रेन ने जो हमला किया था उसकी आग अभी तक जल रही है और ये आग अभी तक बुझ नहीं सकी है। रूसी एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है वोल्गोरोद में यूक्रेनी हमले में। एक और बड़ी खबर यूक्रेन पर लेकिन जवाबी हमले की बड़ी तैयारी की जा रही है। पुतिन बड़े हमले का प्लान बना रहे हैं। यूक्रेनी सैन्य इंटेलिजेंस सर्विस ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ सिरिस्की ने कहा है कि हम रूस का प्लान जानते हैं। कुर्स्क में लेकिन यूक्रेन की जो मौजूदा स्थिति है, आइए वो आपको बताते हैं। 20 अगस्त तक की जो स्थिति है वो ये है कि कुर्स्क को का आपको हम हिस्सा दिखाने वाले हैं। जो नीला हिस्सा आप देख रहे हैं वहां यूक्रेनी कब्जे का दावा है। 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा करने का दावा किया है। अब ये 3 लोकेशन देखिए, यहां यूक्रेन ने 3 पुल उड़ाने का दावा किया है। ये लोकेशन है ग्लुश्कोवा, जवानवो और करीज। सबसे अहम पॉइंट है सुजा, जहां से यूक्रेनी कब्जे की शुरुआत हुई थी। कुर्स्क के 93 से ज्यादा कस्बों पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। वहीं कुर्स्क में टारगेटेड स्ट्राइक करते हुए यूक्रेन ने ब्रिज पावर प्लांट तक को तबाह कर दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना के आगे रूस के 6000 से ज्यादा सैनिक सरेंडर कर चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या पूरे कुर्स्क पर कब्जे की तैयारी में है यूक्रेन, या फिर कुर्स्क को बफर जोन बनाना ज़ेलेंस्की का प्लान है। पश्चिमी रूस का कुर्स्क प्रांत चंद दिनों के भीतर पुतिन के गले की हड्डी बन जाएगा। इसका अंदाजा ना तो रूसी डिफेंस को था और ना ही क्रेमलिन को। मगर सच तो यही है कि बीते 2 सप्ताह से कुर्स्क प्रांत में जो बारूदी भूचाल आया है, भीषण तबाही मची है। यूक्रेनी ब्रिगेड का दबदबा बढ़ा है। रूसी सेना के जवानों को सरेंडर तक करना पड़ा है। यकीनन ये सब कुछ हैरान करने वाला है। जंग के ठीक 30 महीनों बाद रूस जैसे शक्तिशाली मुल्क को यूक्रेन टिका देगा। रूस की ताकतवर फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा और रूस की धरती को बम गोला बारूद से सुलगा देगा। ये किसी ने नहीं सोचा था। को अब सीधे पोलैंड की राजधानी वॉर्सो लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और इस समय संबोधित कर रहे हैं। नमस्कार। वॉर्सो जैसे खूबसूरत शहर में गर्मजोशी भरे स्वागत, भव्य आतिथ्य सत्कार और मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं प्रधानमंत्री टूस्क का
हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र रहे हैं। भारत और पोलैंड की मित्रता को मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेंड्स, आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज 45 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे यह सौभाग्य मिला है। इस अवसर पर मैं पोलैंड की सरकार और यहाँ के लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। आपने 2022 में यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए जो उदारता दिखाई, उसे हम भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। फ्रेंड्स, इस वर्ष हमने अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। भारत और पोलैंड के संबंध डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जैसी साझा मूल्यों पर आधारित है। आज हमने संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स की पहचान की है। दो लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारी पार्लियामेंट के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आर्थिक सहयोग को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए क्षेत्र में पोलैंड वर्ल्ड लीडर्स में से है। हम चाहते हैं कि पोलैंड की कंपनियां भारत में बनवाए जा रहे मेगा फूड पार्क से जुड़े। भारत में तेज गति से हो रहे शहरीकरण से वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारी साझी प्राथमिकता के विषय हैं। हम पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। फिनटेक, फार्मा, स्पेस, ऐसे क्षेत्रों में भारत ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। हमें इन क्षेत्रों में अपना अनुभव पोलैंड के साथ साझा करने में खुशी होगी। रक्षा के क्षेत्र में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इनोवेशन और टैलेंट हमारे दोनों देशों की युवा शक्ति की पहचान है। स्किल्ड वर्कफोर्स की भलाई के लिए, स्किल्ड वर्कर्स की भलाई के लिए और मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के बीच सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। फ्रेंड्स, भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों सहमत हैं
कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म वर्तमान समय की मांग है। आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। मानवता में विश्वास रखने वाले भारत और पोलैंड जैसे देश ऐसे और अधिक सहयोग आवश्यक है। उसी तरह क्लाइमेट चेंज हमारे लिए साझा प्राथमिकता का विषय है। हम दोनों अपनी क्षमताओं को जोड़कर ग्रीन फ्यूचर के लिए काम करेंगे। जनवरी 2025 में पोलैंड यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभालेगा। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से भारत और ईयू के संबंधों को बल मिलेगा। फ्रेंड, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, पोलैंड में इंडोलॉजी और संस्कृत का बहुत पुराना और समृद्ध ट्रेडिशन रहा है। भारतीय सभ्यता और भाषाओं में गहरी रुचि से हमारे संबंधों की मजबूत नींव रखी गई है। हमारे गहरे पीपल टू पीपल टाइज का एक प्रत्यक्ष और जीवंत उदाहरण कल मैंने देखा। इंडियन पोर्ट्स के दोबरे महाराजा और कोल्हापुर के महाराज की याद में बनाए गए मॉन्यूमेंट्स पर मुझे श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य मिला। मुझे खुशी है कि आज भी पोलैंड के लोग उनके परोपकार और उदारता का सम्मान करते हैं। उनकी स्मृति को अमर करने के लिए हम भारत और पोलैंड के बीच जाम साहब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हर वर्ष पोलैंड के 20 युवाओं को भारत यात्रा पर लेकर जाया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री टुस्क और उनकी मित्रता के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं और हमारे संबंधों को नए स्तर पर ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर्सा में बोल रहे थे और प्रधानमंत्री ने अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत चाहता है कि बातचीत के जरिए समाधान हो। पोलैंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शांति की ये अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बातचीत से समाधान का पक्षधर है। ये समय जिस तरह का युद्ध हो रहा है उस युद्ध का नहीं है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया का संघर्ष गहरी चिंता का विषय है। भारत और पोलैंड के बीच किस तरह से संबंध और मजबूत हो सकते हैं उस पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। लेकिन बड़ा संदेश प्रधानमंत्री का यहाँ शांति का था। शांति की अपील प्रधानमंत्री की, बातचीत से समाधान के पक्षधर हैं। साथ ही जो हो रहा है इस वक्त यूक्रेन में, पश्चिम एशिया में, वो चिंता का विषय है। इस पर भी अपनी चिंता जाहिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में अपनी बात रखते हुए। युद्ध भूमि
में समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, बातचीत के जरिए निकलेगा समस्या का समाधान। और भारत इसी बात का पक्षधर है कि युद्ध से नहीं, बातचीत से समाधान निकाला जाए। प्रधानमंत्री पोलैंड के दौरे पर हैं, 2 दिन के पोलैंड के दौरे पर हैं, इसके बाद यूक्रेन जाएंगे। लेकिन यूक्रेन जाने से पहले प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं, कई बार इस बात को दोहराया है और आज फिर पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में कहा कि बातचीत से समाधान का पक्षधर है भारत। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी आज यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं। ये दौरा कई मायनों में बहुत अहम है। दुनिया के तमाम देश इस दौरे पर टकटकी लगाए हुए हैं। सबको उम्मीद है कि पीएम के यूक्रेन दौरे से रूस यूक्रेन युद्ध का कोई स्थायी हल निकल सकता है। तो वहीं पीएम ने साफ संदेश दे दिया है। पीएम ने कहा है कि भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी में भरोसा रखता है। टीवी 9 आपको पीएम के इस दौरे की हर तस्वीर, हर खबर, हर पहलू लगातार बता रहा है। कीव में टीवी 9 की टीम मौजूद है और वहां से भी हम लगातार आपको हर तस्वीर दिखाएंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं लगातार। युद्ध की कवरेज, इंटरनेशनल खबरों की कवरेज भी लगातार। टीवी 9 भारतवर्ष से बेहतर आप कहीं नहीं देख सकते। और अब इस दौरे को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब से टीवी 9 भारतवर्ष कवर कर रहा है। पीएम मोदी के दौरे पर दुनिया की लेकिन नजर टिकी हुई है। यूक्रेन को पीएम के दौरे से समाधान की उम्मीद है। यूक्रेन ने स्थायी समाधान की उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां आ रहे हैं, शांति की अपील वो पहले भी कर चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने ये बात रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे कि ये समय युद्ध का समय नहीं है, ये युग युद्ध का युद्ध नहीं है। आज एक बार फिर पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में भी प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया है और यही उम्मीद यूक्रेन भी कर रहा है कि प्रधानमंत्री जब यूक्रेन पहुंचेंगे तो यही संदेश वहां से भी वो देंगे और इस संदेश की अहमियत होगी। आपको ये भी बताते हैं कि पीएम का ये दौरा कितना अहम है और दरअसल क्यों इसकी अहमियत है। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर बातचीत हो सकती है। गुटनिरपेक्ष विरासत को आगे बढ़ाने का ये बेहतरीन मौका है भारत के पास। वैश्विक शांति निर्माता बनने का अवसर भी है। टेंशन के बीच संबंध संतुलन की कवायद की जाएगी। दुनिया में भारत को कूटनीतिक बढ़त मिलेगी अगर भारत सफल होता है इस तरह की बातचीत को आगे बढ़ाने में, इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाने में। पीएम मोदी पहली बार यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की से वो इस दौरान 3 बार मिल चुके हैं। पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात COP 2021 के दौरान ग्लासगो में हुई थी। फिर दूसरी मुलाकात 20 मई 2023 को हिरोशिमा में G7 समिट के दौरान हुई थी और तीसरी मुलाकात 14 जून 2024 को इटली में G7 के दौरान हुई थी। ज़ेलेंस्की ने वहीं पर पीएम मोदी को कीव आने का न्योता दिया था, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार किया था। यूक्रेन दौरे पर लेकिन क्यों दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं? ग्लोबल लीडर है मोदी और इस वजह से उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। क्यों है दुनिया की नजर, आपको बता रहे हैं। देखिए, ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इस वजह से उनसे उम्मीद ज्यादा है। शांति दूत की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं और ये उनकी भूमिका है और इस वजह से उम्मीद है। रूस से भारत के करीबी संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी अच्छे संबंध हैं। इसके अलावा यूक्रेन से कूटनीतिक जुड़ाव भी है भारत का, तो दोनों देशों से भारत के अहम संबंध हैं। यूरोप से मजबूत रिश्ते हैं भारत के, इस वजह से वहां पर भी भारत का प्रभाव है। युद्ध विराम की उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंचेंगे, बातचीत होगी तो युद्ध विराम की कोई संभावना निकलकर सामने आ सकती है। पीएम का कद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या है, वो समय समय पर उनके विदेश दौरों में दिखता रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर तब भी दिखी जब वो पोलैंड पहुंचे। पीएम मोदी के पोलैंड पहुंचने पर रेड कार्पेट स्वागत किया गया। पीएम मोदी जिस होटल में ठहरे हैं वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान डांडिया नृत्य का भी आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने परफॉर्मर्स के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के वॉर्सो में कोल्हापुर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी के मोटे कैसीनो स्मारक का भी दौरा किया गया।
भारत की कूटनीति से दरअसल क्या हल निकलेगा, यही है बड़ा सवाल। पीएम का दरअसल संदेश क्या है, वो आइए जान लेते हैं। डिप्लोमेसी और डायलॉग से समाधान निकले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहे हैं, और इस वजह से क्या हो सकता है, पीएम का जो संदेश है वो साफ है। देखिए किस तरह से भारत की कूटनीति से क्या हल निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। पीएम का संदेश इससे पहले भी साफ था, आज एक बार फिर उन्होंने दोहराया है। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके रूस और यूक्रेन दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। इसके अलावा रूस से भारत की घनिष्ठता है, मजबूत आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक रिश्ते हैं। यूक्रेन से भी भारत का कनेक्शन है, दोनों देशों में गहरा कूटनीतिक जुड़ाव है। तो भारत का रूस और यूक्रेन दोनों से अहम जुड़ाव है। नेतृत्व पर भरोसा है, यानी यूरोपीय देश भी प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं और उनके नेतृत्व पर भरोसा करते हैं, उनकी जो भूमिका रही है अभी तक उस पर भरोसा करते हैं। भारत की आर्थिक मजबूती भी एक बड़ी वजह है। दुनिया की उम्मीद भरी नजर इस वजह से भी है क्योंकि भारत एक मजबूत स्थिति में है इस समय दुनिया में। मोदी का कीव दौरा क्या गेम चेंजर होगा, ये बड़ा सवाल है, सबके मन में ये सवाल है, क्योंकि जो मुख्य एजेंडा है दरअसल वो क्या है आइए आपको बताते हैं। सबसे अहम एजेंडा यूक्रेन दौरे का है आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक युद्ध विराम। तो ये 4 मुद्दे हैं, यानी आर्थिक पहलू पर बातचीत होगी, सामरिक कूटनीतिक महत्व है इसका, और इसके अलावा युद्ध विराम की इससे उम्मीद लगाई जा रही है। ये बड़ी उम्मीदें हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं जिन पर कुछ ना कुछ उम्मीद है कि आगे बढ़ेगी बात। यूक्रेन को उम्मीद क्या है, वो ये कि पीएम की बात मानेगा रूस और युद्ध का हल भी निकल सकता है, सीज फायर पर कोई बात बन सकती है, ये उम्मीद कर रहा है यूक्रेन। पीएम मोदी पर ही भरोसा क्यों है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। वैश्विक नेता की छवि है प्रधानमंत्री की, शांति के पैरोकार की इमेज है उनकी, दुनिया में भारत की धाक है और नेतृत्व पर ग्लोबल ट्रस्ट भी है, यानी पूरी दुनिया जो भारत का नेतृत्व इस समय है उस पर यकीन करती है, उस पर ट्रस्ट करती है। प्रधानमंत्री मोदी एक खास तरह की ट्रेन से लेकिन कीव तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपके मन में सवाल होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे पहुंचेंगे कीव तक, आखिर कौन सी है वो ट्रेन और क्या है उसकी खासियत, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी देखिए। पीएम मोदी अभी पोलैंड पहुंच चुके हैं। पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे और यही वो खास ट्रेन है जिससे मोदी पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से कीव तक का सफर करने वाले हैं। इस खास ट्रेन का नाम रेल फोर्स 1 है। जब से यूक्रेन के एयरपोर्ट तबाह हुए हैं तभी से यूक्रेन का रेल रूट लाइफलाइन बन गया है। वैसे भी यूक्रेन का रेल रूट दुनिया के सबसे बड़े रूट में शामिल है। यूक्रेन दौरे पर पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों को इसी खास ट्रेन रेल फोर्स 1 से ही कीव पहुंचाया जाता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शाही सवारी में सफर करने वाले हैं। वो करीब 10 घंटे का सफर करके कीव पहुंचेंगे। रेल फोर्स 1 की अगर खासियत की बात करें तो रेल फोर्स 1 में हर लग्जरी सुविधा मौजूद है। रेल फोर्स 1 का इस्तेमाल वीवीआईपी गेस्ट को लाने ले जाने के लिए होता है। रेल फोर्स 1 बुलेट प्रूफ ट्रेन है। ट्रेन के अंदर ही ऑफिस मौजूद है। इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद होने से हर निर्देश दिया जा सकता है। एक लग्जरी रूम विदेशी मेहमान के लिए मौजूद है। इस रेल में अलग से डाइनिंग रूम है जिसमें आलीशान सोफा और कई मेहमानों के एक साथ बैठने का इंतजाम है। रेल फोर्स 1 को 2014 में क्रीमिया जाने वाले पर्यटकों के लिए बनाया गया था, लेकिन रूस का कब्जा होने के बाद से इसे राजनयिकों के लिए लगाया गया। अब तक 200 विदेशी मेहमान रेल फोर्स 1 से सफर कर चुके हैं, जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का नाम भी शामिल है। रेल फोर्स 1 से यात्रा करने वाले वीवीआईपी लिस्ट में अब पीएम मोदी का नाम भी शामिल होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले TV9 भारतवर्ष वहां पहुंच चुका है। कीव से मेरे साथ जुड़ गए हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे। विपिन, कीव में आप मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं, आज पोलैंड में है, उसके बाद यहां आएंगे। किस तरह की तैयारी, किस तरह की चर्चा आप यहां इस वक्त कीव में सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? देखिए, बहुत लंबे अरसे से इंतजार था उन भारतीयों को जो यूक्रेन में रहते हैं और खासकर जो कुछ दशकों से यूक्रेन में रह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब रशिया गए उसके बाद से यूक्रेनियंस को यह आशा और उम्मीद थी कि अगर आपकी भूमिका बहुत मध्यस्थ की है और आप बहुत तटस्थ है तो आपको यहां भी आना चाहिए।
और वो दौर, वो पल आया जब 6 हफ्ते के बाद अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के रास्ते ट्रेन के जरिए यूक्रेन आ रहे हैं और लगभग 6 से 8 घंटे तक वो यूक्रेन में गुजारेंगे। इस वक्त मैं यूक्रेन की राजधानी कीव के गांधी स्टैचू के ठीक सामने खड़ा हूं। वो शख्स, वो शख्सियत जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया और उसी संदेश को, उसी पैगाम को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर आ रहे हैं। पीएम का स्टैंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बहुत क्लियर है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। भारत बुद्ध की धरती है और हम बातचीत से समाधान निकालना चाहते हैं। रशिया में भी उन्होंने यही बात दोहराई, भारतीय मंचों पर, विदेश के मंचों पर, और खासकर तब जब वो पोलैंड में थे और पोलैंड से भी यही बात दोहराए हैं। कल 6 से 8 घंटे का पहला दौरा और भारत से राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला यूक्रेन दौरा है, तो अपने आप में ये दौरा कई लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। कल प्रधानमंत्री अपने दिन की शुरुआत यूक्रेन की राजधानी कीव के इसी महात्मा गांधी स्टैचू से करेंगे, यहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद भारतीय कम्युनिटी से मुलाकात, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात, कई सारे मेमोरियल्स पर जाना, कई सारे लोगों से मुलाकात, बातचीत करेंगे। और मोटिव इंटेंशन, क्योंकि ये मुलाकात सिर्फ भारत, रशिया और यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की निगाह इस मुलाकात पर है, क्योंकि भारत उन चुनिंदा देशों में है जिसकी एक्सेस रशिया में भी है और यूक्रेन में भी है। लिहाजा पूरी दुनिया को सुमेरा यह उम्मीद है कि शांति को स्थापित करवाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन आगमन एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। एटलीस्ट बातचीत की शुरुआत तो होगी, कम से कम ऐसा तो होगा कि दोनों के पक्ष को सुनने के बाद किसी कंक्लूजन पर आया जा सके। हालांकि यह संवाद शुरू जरूर हो रहा है, लेकिन इसको करवा पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 2.5 साल से ज्यादा वक्त से यह युद्ध चल रहा है। दोनों के अपने मेरिट और डिमेरिट से दोनों की अपनी डिमांड है, उसके बीच का रास्ता निकालवा पाना, शांति को स्थापित करवाना पाने की दिशा में एक संवाद स्थापित करना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जो भारत के प्रधानमंत्री अदा करेंगे। पूरे यूक्रेन वासियों को उम्मीद है, भारतीयों को उम्मीद है, पूरी दुनिया की निगाहें टकटकी लगाकर कल यूक्रेन पर रहेंगी कि इस 8-6 घंटे के दौरान क्या कुछ होगा, किन किन से मुलाकात और क्या कुछ। जाहिर सी बात है, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हैं और आप उस अहम जगह पर मौजूद है जहां से दौरे की शुरुआत होगी। और वो संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वो लगातार दे रहे हैं, पुतिन के सामने कह चुके हैं, आज वॉर्सा में कहा है, लगता है एक बार फिर वो यूक्रेन पहुंचकर भी यूक्रेन की धरती से भी वो बड़ा संदेश देंगे कि शांति का रास्ता ही सबसे अहम रास्ता है। लेकिन विपिन की ही एक बहुत अहम ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। TV9 भारतवर्ष ग्राउंड जीरो पर मौजूद है यूक्रेन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड का दौरा पूरा करने के बाद थोड़ी ही देर में यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे और लगभग यूक्रेन में 6 से 8 घंटे रहने का उनका कार्यक्रम है। इस दौरान जिन जगहों पर वो जाने वाले हैं और जिस जगह से अपने दिन की यूक्रेन में शुरुआत करने वाले हैं, वो जगह है यूक्रेन की राजधानी कीव का ये महात्मा गांधी मेमोरियल, जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा और शांति का संदेश दिया। और आज की तारीख में यूक्रेन और रशिया के बीच जिस शांति की उम्मीद भारत के प्रधानमंत्री को स्थापित करवाने की जा रही है, उसके दिन की शुरुआत यहीं से होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पार्क के इस स्टैचू पर आएंगे, यहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री का पहला यूक्रेन दौरा है। यूक्रेन के अस्तित्व में आने के बाद और भारत से राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की धरती पर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो यूक्रेन में दशकों से रह रहे हैं और उन्हें भी भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे का इंतजार था, और खासकर तब जब पिछले 2.5 साल से यूक्रेन युद्ध की विभीषिका को झेल रहा है। हमारे साथ कुछ भारतीय हैं, इनसे बात करेंगे और इनके लिए ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, ये क्या चाहते हैं और इस दौरे से इनको क्या उम्मीदें हैं, उसके बारे में जानेंगे। स्टीव है हमारे साथ राम है, हमारे साथ संजय जी हैं और गुरविंदर जी हैं, जो यहां पर रहने वाले भारतीय हैं और दशकों से ये यहां पर रहते हैं। स्टीव, आपसे बातचीत की शुरुआत करेंगे और मैं चाहता हूं आप यहां आए और खासकर वो मूर्ति जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया, उस मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री और अपने दिन की शुरुआत करेंगे। कितना महत्वपूर्ण दौरा, भारतीयों को क्या उम्मीद है, पूरी दुनिया को तो उम्मीद है कि प्रधानमंत्री रशिया के बाद यूक्रेन जा रहे हैं, शांति स्थापित करवा पाने में, संवाद स्थापित करवाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। भारतीयों को क्या उम्मीद है, खासकर वो जो यूक्रेन में रहते हैं? जी, हम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि यहाँ पे इतने 2 साल से ऊपर से वॉर चल रही है और हम लोग इन 2 सालों में
काफ़ी कठिन परिस्थितियों में रह चुके हैं, हमारे फैमिली के साथ यहाँ रह रहे हैं, जो कि ईजी नहीं है यहाँ रहना, बट एज वी आर लाइक, ये हमारी एक तरह से कर्म भूमि है जहाँ हम 20 साल से मैं रह रहा हूँ और मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, तो मेरे लिए तो एक तरह से ये भी मेरा घर है और हम इसे छोड़ के नहीं जा सकते कहीं भी। और हम ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी जो हर इंडियन चाहे वो कहीं भी रहता हो वो उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, इसीलिए वो आई थिंक यहाँ इतनी दूर आ रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि हर इंडियन जो यहाँ रह रहा है, इंडियन भारतीयवासी जो यहाँ कहीं भी रह रहा हो, उनको शांति बनाए रखे वहाँ पे। और भारतीयों को, पूरी दुनिया को उम्मीद है, क्योंकि दुनिया में कुछ ही ऐसे मुल्क हैं जिनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर दोनों देशों में जाने की दखल रखते हैं और दोनों देशों में जाने के लिए उनके रास्ते खुले हुए हैं, उसमें से भारत भी एक है। भारतीयों को क्या उम्मीद है? इस दौरे से क्या कुछ बदलने वाला है यूक्रेन में? भारतीयों के प्रति सोच, नजरिया, बिजनेस, माहौल, सिक्योरिटी, सेफ्टी, क्या उम्मीद है? यूक्रेन और भारत का संबंध काफ़ी समय से चलता आ रहा है और डिफरेंट सेक्टर्स में है, लाइक डिफेंस सेक्टर देखें, साइंस एंड एजुकेशन देखें, बिजनेस सेक्टर देखें, एग्रीकल्चर देखें, तो सारे सेक्टरों में जो यूक्रेन का और भारत का संबंध है वो काफ़ी टाइम से है। और ये विजिट से मुझे लगता है ये संबंध और गहरे होंगे और शांति के बाद तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ही हमारा यूक्रेन और भारत का संबंध रहेगा। संजय जी, राम जी, ये बताइए मुझे कि लंबा अरसा यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को आज तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री आया नहीं और आ भी रहे हैं, तो इस क्रूशियल फेज में जब पूरी दुनिया को अब भारत से उम्मीद है, ये गौरवशाली क्षण है भारतीयों के लिए और कितना लंबा इंतजार करना पड़ा, ये बताइए जरा। ये बेलाशक गौरवशाली क्षण है। हमें ये जो मोदी जी के आने का आशा का झरोका जो आया है, उससे हमें बड़ी आसानी महसूस हो रही है, उत्साह है पूरे भारतीय समाज में जो यहाँ पर सालों से बसा हुआ है। युद्ध के कारण कई भारतीय अपनी फैमिली को बाहर भेज दिए थे, नेबरिंग कंट्रीज या इंडिया। कई लोग वापस आ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, कई उनमें से वापस गए थे, वो भी वापस आए हैं और हमें आशा है कि मोदी जी के कुछ शांति के प्रयास, शांति के सुझाव के बाद यदि परिस्थिति बदलेगी तो हमें राहत मिलेगी और हमारे लोग जो बाहर गए हैं वो वापस आएंगे और फिर से एक बार हम उसी तादाद में लड़ाई के पहले जितने थे उतने होंगे या उससे भी बढ़ेंगे और हमारा यूक्रेन और इंडिया के बीच में ट्रेड बढ़ेगा। एंड मैं ये बताना चाहता हूँ कि लड़ाई शुरू होने के पहले हमारे बीच में करीब $3 बिलियन से ऊपर ट्रेड टर्नओवर था। काफ़ी सारा फार्मास्यूटिकल इंडिया से यहाँ आता है। यूक्रेन से लड़ाई के संदर्भ के आर्मामेंट्स, एविएशन इंजीन्स, कई चीज़ें जाती है। इन सभी क्षेत्रों में बढ़ावत आने की संभावना है। हमारे अच्छे संबंध, हमारी एक दूसरे की अच्छी समझ इस बात को जरूर उजागर करेगी।